Hello and welcome everyone. So let's start the session with the next topic, that is plasma membrane. In our previous class videos we have already discussed few topics from this chapter, that is chapter number 1, unit number 1 from MJED O001 MSc Zoology IGNOU. ठीक है, तो अभी हम इस सेशन में जो है हम पहले वाली क्लासेस में जो सेल वॉल के बारे में, सील एंड फ्लैजिला के बारे में एंड हम ये जो पार्ट्स पढ़ रहे हैं ये हम सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में हम जान चुके थे दैट सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज मेनली टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो इन this subject of molecular cell biology of JED O001 MSc Zoology we are going to study about the eukaryotic cells in this session. Okay, तो हमारे सब्जेक्ट में यूकैरियोटिक सेल से ही स्टार्ट किया गया है, जो हमें इग्नू की बुक्स प्रोवाइड की गई हैं। तो उसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन विदाउट डिलेइंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, या जो भी एमएससी परस्यू कर रहे हैं इग्नू से, जो कि 2024 में ही स्टार्ट हुई हैं, तो उनसे इग्नू में जितने भी अब आने वाले जो एमएससी जूलॉजी करने वाले हैं उनके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल टेकन फ्रॉम द इग्नू स्टडी मटेरियल। तो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। इज ए थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक हमारी थिन है, बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती है, सेमी फ्लूइड होती है और लिविंग भी होती है। लाइक ये नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। विच सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट्स, जो कि इंटरनल कंटेंट्स यानी कि सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कंटेंट्स होते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म आ गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, जो सेल के अंदर जो उसके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग, ये बताना चाह रहा है आपको कि जो सेल के अंदर इंटरनल कंटेंट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल सराउंडिंग से जो है अलग रखा जाता है। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया था, सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, तो इसके अंदर जो है जितने भी आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये आपको दिए गए ऑर्गेनल्स प्लांट सेल के अंदर, ये ऑर्गेनल्स दिए गए हैं आपको एनिमल सेल्स के अंदर। तो इनको उसके आउटर मोस्ट पार्ट से, ठीक है, अलग रखता है कौन, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इससे इसको अलग रखती हैं कौन, सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर के एनवायरनमेंट से इन ऑर्गेनल्स को जो है इसी के थ्रू अलग रख पाते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स जो है हमें बताए गए हैं। यहाँ पर हमें सेमी फ्लूइड बता दिया गया, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द पासेज ऑफ मटेरियल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा लीमा जिसको हम कहते हैं, यही जो है कंट्रोल करके रखता है पासेज ऑफ मटेरियल्स का, कि कौन से मटेरियल्स को अंदर जाने देना है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और कौन से को बाहर निकालना है, ये सब कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप जिसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सच एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, आयरन, वाटर, बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग। तो सेल और इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें पास करनी है उस मेम्ब्रेन से, वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इंटरनल पार्ट जो है सेल के अंदर और जो एक्सटर्नल पार्ट है उनके बीच पासेस का काम करता है, सेमी परमेबल होता है। आयरन एंड मॉलिक्यूल्स को, वाटर को, इनका जो पासेस है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द पासेज ऑफ सम सब्सटेंसेज टू सेल एक्सटीरियर टू मेंटेन आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग। यानी कि एक जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ये जो चीज़ें हैं ये इसका ग्रेडियंट बना के रखता है। किसकी वजह से होता है, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है, कि जितना अमाउंट यहाँ पर रह सकता है साइटोप्लाज्म में उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। या आपको पता होगा ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये जो है, ठीक है, हाइपोटोनिक, ये जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ से अगर ये आपकी फ्लूइड है, फ्लूइड इन नेचर है, ठीक है, सेमी फ्लूइड है ना, तो ये पासेस भी प्रिवेंशन देती है, कंट्रोल करती है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा का सारा कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है कि ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बना के रखती है, ठीक है, प्रिवेंट करके रखती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्मेशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। सेवरल मॉडल्स वर प्रोपोज टू एक्सप्लेन द
एग्रीमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन, कि प्रोटीन और लिपिड्स का जो एग्रीमेंट है, कुछ मॉडल्स दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिनमें आपको लिपिड और प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है कि प्रोटीन कहाँ है, लिपिड कहाँ है प्रेजेंट है। तो उनमें से एक जो आपका सबसे ज़्यादा माना गया है, जो एक्सेप्टेड मॉडल है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, यानी कि ज़्यादातर इसी मॉडल की बात की जाती है हर जगह पर, तो वो दिया गया था आपको S.J. सिंगर एंड जी निकोलसन के द्वारा, जो कि 1972 में दिया गया था, और इसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड आपको समझ आ रहा है कि सेमी फ्लूइड है, तो फ्लूइडिटी है, यानी कि उसमें फ्लूइडिटी होगी, वो आराम से फ्लूइडिटी को शो कर रहा है। मोज़ेक मॉडल यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई चीज़ ऐसे बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि ये चीज़ यहीं पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, आपको मैं आगे फिगर में दिखा भी दूंगी। तो ये दिया गया है S.J. सिंगर एंड जी निकोलसन है, ये आप याद रखिएगा। अकॉर्डिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है हमें क्या बताता है, वो हमें 4 पॉइंट यहाँ पे मेनली बताए गए हैं। उनमें से देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज प्राइमरी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, बाई लेयर है, 2 लेयर होंगी इसमें, ठीक है, और उसमें फॉस्फोलिपिड की बनी होंगी अलोंग विद सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, और इनके साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर तो है ही है, उसके साथ साथ जो है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स भी होंगे, यानी कि मेम्ब्रेन के आसपास जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो है प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, जो आपको आगे फिगर में दिखा दिया जाएगा, विद ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस, और उन प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपको बताता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हार्बर्स ए फॉस्फेट ग्रुप ऑन वन एंड, यानी कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर, उसमें क्या है, एक एंड पर तो आपका क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, कॉल्ड द हेड, जिसको आप हेड बोलेंगे, एंड 2 फैटी एसिड्स, और 2 क्या होंगे इसमें, फैटी एसिड चेन्स होंगी, फॉर्मिंग द लिपिड टेल्स, जो कि क्या बनाएंगी, लिपिड की टेल्स बनाएंगी, ये बताया गया है। यानी कि एक हेड होगा और एक टेल होगा, जो हेड होगा वो फॉस्फेट का बना हुआ होगा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ठीक है, और दूसरा जो है ये फैटी एसिड चेन्स का बना होगा, जिसको हम लिपिड टेल बोल रहे हैं। ये 2 चीज़ें बताई गई हैं। बोथ द लिपिड लेयर्स आर इंटरलिंक्ड, अब दोनों की दोनों जो लिपिड लेयर होती है ना, वो इंटरलिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है बाय ए नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इनर एंड्स, यानी कि इसके जो एंड होंगे ना वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है, पोलर नहीं होंगे, एंड हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी कि वाटर हीटिंग होंगे, यानी वाटर से दूर रहने की बात करेंगे, ठीक है, नॉन एक्वेस होंगे, तो ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से लिपिड के बने हुए होंगे। दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस एनवायरनमेंट, और ये इंश्योर करता है कि जो एक्वेस एनवायरनमेंट है ना, उससे इन दोनों ये चीज़ें जो है ना दूर रहेंगी। ये जो आपको इंटरलिंक्ड जो ये लेयर बताई गई है ना लिपिड्स की, ये जो है क्या रहेगी, ये एक्वेस एनवायरनमेंट से दूर रहेगी, और ये हाइड्रोफोबिक रहेगी। फोबिक का मतलब ही क्या होता है, एंटी होना, तो ये पानी से दूर रहेगी, या पानी में इजीली जो मिक्सअप नहीं हो पाएगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है, द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप रेंडर्स पोलैरिटी, जो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या होता है, उसमें एक पोलैरिटी रेंडर करेगा, एंड हाइड्रोफोबिसिटी टू द हेड ग्रुप, यानी कि हाइड्रोफोबिसिटी टू द हेड ग्रुप लेकर आएगा, यानी कि हेड जो है रेंडर कर जो हेड है जो रेंडर करेगा हाइड्रोफोबिसिटी से, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड्स कंट्रीब्यूट एसोसिएशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन लेयर्स, ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे। हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है, जो उसके बाहर की तरफ एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा, एंड्स कंट्रीब्यूट एसोसिएशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन शो करेगा यहाँ पे, विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन लेयर्स, और क्या होंगे वहाँ पे, जहाँ पे प्रोटीन्स की लेयर्स भी होंगे उनके साथ भी एसोसिएशन शो करेगा। ये आपको पॉइंट थर्ड भी आ गया है। अब फोर्थ पॉइंट में बताया गया द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट वेज इन लिपिड बाइलेयर्स। अब जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना वो 2 तरीके से अरेंज होते हैं इसके अंदर। अब देखिए 2 तरीके से कैसे होते हैं। अब यहाँ पर देखो इस फिगर में आपको दिखाया गया है जो प्रोटीन्स है, देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स दिए गए हैं यहाँ पर, और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स दिए गए हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स को आप देखोगे, देखो पहले तो मेन चीज़ ये है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, इसमें एक एंड ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्कल्स, ठीक है, और ये दोनों एक ही तरह के बने हुए हैं, ठीक है, तो ये एक तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा जो आपको ये अंदर दिखाई दे रहा है नॉन पोलर एंड, ये जो है ये पोलर एंड है और ये नॉन पोलर एंड है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटिंग एंड है जो अंदर दिया गया है, ये वाला एंड, यानी कि ये आपको दिया गया है एक एंड। इसका जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक है,
ये दिखाया गया हाइड्रोफिलिक हेड, इसी को हाइड्रोफिलिक हेड कह रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिया गया है, ये आपका है हाइड्रोफोबिक एंड, जो कि लिपिड का बना होगा, ये फॉस्फेट का बना होगा, ठीक है। तो यही है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इन्हीं की दो लेयर। अब ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, कंपाउंड दिखाई दे रहा है, यही दोनों तरफ है। देखो इसको अगर मिक्स कर देंगे तो आप देखोगे कि दो तरह, एक ये इधर से इधर एंड और ये इधर, इसीलिए इसको बाई लेयर बोला गया है, दो लेयर हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे पहले भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर पाए जाने वाले प्रोटीन्स है। अब ये दिखाया गया है पेरिफेरल प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर, या तो ये क्या होंगे आउटर सरफेस पे या फिर इनर सरफेस पे। अब ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। मोजाइक मॉडल जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बताया गया है कि ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, अब मान लो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे है, तो इसका इतना भी पार्ट जो है ये यही शो करेगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। तो यही बताया गया पेरिफेरल प्रोटीन वो होंगे जो कि इस मेम्ब्रेन के या तो अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे मान लो प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएंगे आपके, जिनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। लोकेटेड ऑन द आउटर एंड इनर सर्फेसिस ऑफ द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है ये प्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो होंगे आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आई होप ये आपको क्लियर है। सेकेंड टाइप जो है ना आपका, वो बताता है इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे, इस बाई लेयर के अंदर तक जा रहे होंगे। अभी देखो ये गया हुआ है, ये गया हुआ है, ये है और ये है। तो ये चारों जो आपको प्रोटीन दिखाए गए हैं ना, ये वाला, ये एंड ये जो आपको हैं, ये आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, या फिर आप इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहोगे, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर पार्शली और एंटायरली, या तो आधे रूप से, पार्शली, या फिर एंटायरली पूरी तरह से जो है लिपिड लेयर के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं, ठीक है, धसे हुए हैं एक तरह से। तो ये आपके दूसरी तरह के प्रोटीन्स है। आई होप कि आपको प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में सेल मेम्ब्रेन में, वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ये बनाना होगा। तो काफ़ी इजी है, आप इजीली बना लेंगे। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती हैं। ये जो अगर प्रोटीन के बीच का दिखाया गया, ये आप याद रख लेना कि इसको पोर बोलते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल को आप क्या बोलते हैं, ये बताया गया है। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी नाम आ सकता है और पेरिफेरल का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी आ सकता है, जो आप टर्म से ही समझ आता है आपको कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है, यहाँ से स्ट्रक्चर जो इसका क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड आर देयरफॉर, फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया गया है कि फॉस्फोलिपिड इसीलिए क्या है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या है, जिसमें दोनों तरह की बिल्कुल अपोजिट होंगी, लेकिन दोनों क्वालिटी शो कर रहा है। जैसे कि एन एम्फीपैथिक molecule harbors both a hydrophobic एंड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन, यानी कि इस मॉलिक्यूल में दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं, हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिबिक, दोनों रीजन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा जो फॉस्फोलिपिड है वो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, हाइड्रोफोबिक एंड भी है और हाइड्रोफिलिक एंड भी रीजन भी है। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस सम अदर लिपिड, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनके अलावा भी लिपिड प्रेजेंट होते हैं कुछ, जैसे कि जिसको आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि फ्लूइडिटी को बनाए रखता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। तो ये आपका जो दिया गया है, ये सारा स्ट्रक्चर बता दिया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको बता दी गई है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा लीमा, या फिर आप जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो अब यहाँ पर आपको बताया गया फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है वो क्या क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो अब जो उसके फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में, वो आपको बताना है। यहाँ पर वो आपको बताया गया, देखिए क्या बताया गया है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द आउटर साइड एनवायरनमेंट। ये आपको क्लियर हो चुका है कि इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स क्या है, वो ऑर्गेनेल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको आउटर एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट है, इट हैज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है इसके अंदर, यानी कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को जो है सेल के अंदर या बाहर कर सकता है, ठीक है। एज इट सिलेक्टिवली अलाउज द फ्लो ऑफ मोलिक्यूल, क्योंकि ये सिलेक्टिवली क्या है, मोलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या तो अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। मोलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मोलिक्यूल्स होते हैं आपके, किसी भी चीज़ के आयंस हो सकते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड। इन तीन मेथड आपको दिए गए हैं, उनमें से किसी भी मेथड को यूज़ करके जो है कोई भी मॉलिक्यूल इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट में जा सकता है। फर्स्ट जो टाइप है वो है डिफ्यूजन। तो देखिए कौन कौन से हैं ये आपके मीडियम जिनके थ्रू ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए ट्रांसपोर्ट का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। डिफ्यूजन क्या है, द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो काम करता है ना, वो काम करता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल जो है मूव करेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द डिफ्यूजन। तो जो गैसेज हैं, हमारी बॉडी को पता है आपको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं या बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन से अगर होने लगे बॉडी में, तो जो पासेज होगा ना वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी तो हो रहा है ना, क्योंकि सेल को भी हमारे ऑक्सीजन चाहिए होता है और सेल जो है रिलीज भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, एटीपीज, और जो ये वर्क होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कर रहा होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी लेने के बाद, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकलती है। तो डिफ्यूजन जो एक मीडियम है उसके थ्रू भी एक टाइप ऑफ मीडियम है कि आप जो है मूवमेंट करा सकते हो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। सेकंड जो आपको टाइप दिया गया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है एक डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ये वाटर के अंदर होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के में होगा। जो आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में ही ऑस्मोसिस भी होता है, लेकिन ये वाटर में होगा, और वाटर में जैसे डिफ्यूज़न होने लगे लोअर टू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऐसे ही ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो देखिए ऑस्मोसिस ऑक्यूर ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ सोल्यूट बिटवीन सेल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अभी बताया गया है कि बिना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी बिना एनर्जी के लगाए जो आपका इम्बैलेंस हो जाता है सोल्यूट्स का एक्सटीरियर पार्ट में और इंटीरियर पार्ट में, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सॉल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं, आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है और हाइपरटोनिक हो सकता है। तो तीनों सॉल्यूशन के बारे में आई होप कि आप जानते हैं, पर एक बार देख लेते हैं तीनों सॉल्यूशन क्या बताया गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, तो टू सॉल्यूशन दैट हैव ए सिमिलर सोल्यूट सॉल्ट और शुगर। देखो मान लो आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें क्या है सिमिलर सोल्यूट होगा और क्या होगा आपका शुगर होगा। 2 सॉल्ट है यहाँ पर आपके, हैव ए सिमिलर सोल्यूट एंड वाटर, यानी कि कंसंट्रेशन जो है इसमें इतना ही पानी है और इतना ही इसमें सोल्यूट है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इक्वल टेंशन जिसमें होगा। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेल्स मेंटेन देयर नॉर्मल शेप एंड फंक्शन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जिसमें इतनी ही अमाउंट में वाटर है और इतनी ही अमाउंट में क्या है आपका सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो वो आपको उसका शेप जो है और फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होता सोल्यूट में और वाटर क्वांटिटी में, ओके। ए सॉल्यूशन दैट, अब दूसरी तरह का सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा हो गया और ज़्यादा कौन होगा यहाँ पे, सोल्यूट होगा। देखिए ए सॉल्यूशन दैट हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट अगर ज़्यादा है और वाटर क्या है अगर आपका लेस है, तो ये होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको आई थिंक क्लियर है ये चीज़ें। ए सेल इन ए
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंक्स, तो सेल क्या होती है यहाँ पे श्रिंक कर जाती है जब आपका सोल्यूट ज़्यादा हो और वाटर कम हो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू डिफ्यूज इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग इन द डिसरप्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से क्या है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसरप्शन भी हो सकता है, टूट भी सकती है। इन कंट्रास्ट इसके अलावा जो है ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, इसके अगेंस्ट क्या है, ये सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है लेसर सॉल्ट होता है, सॉल्ट अमाउंट कम होती है यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, हायर वाटर उसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, सॉल्ट अगर कम है तो वाटर यहाँ पर ज़्यादा है, वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है इन द मीडियम दैन द सेल इज सेट टू बी हाइपोटोनिक, तो इस तरह की सेल को हम हाइपोटोनिक कहते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा है और जो आपका सोल्यूट अमाउंट है वो कम है, लेस है। सेल्स केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टेक इन एक्सेस वाटर एज वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनसाइड द सेल, तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जो कि ऐसे सॉल्यूशन में रखे जाते हैं जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है और वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर जो है उस, मान लो यहाँ पे मैंने सेल डाला है तो इसमें सोल्यूट ज़्यादा आएगा या वाटर ज़्यादा, वाटर की अमाउंट ज़्यादा आएगी, ठीक है, वाटर इजीली इसमें से पास हो सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ द सेल, जिसकी वजह से ये सेल जो होता है स्वेल कर जाएगा और इवन बर्स्ट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे, 3 तरह के सॉल्यूशन दिए गए हैं, जो ऑस्मोसिस फिनोमिनन है उसमें ये काम आता है कि कोई सॉल्यूशन में किसकी अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन की अमाउंट ज़्यादा है, किस में श्रिंकेज होगी या किस में जो है आपकी स्वेलिंग होगी किसी सेल की, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे बताए गए हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो आपका थर्ड ट्रांसपोर्ट टाइप है वो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए उसमें तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, ठीक है, ना तो डिफ्यूजन में थी ना ही हमें ऑस्मोसिस में थी, उसमें सिर्फ हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन यही चल रहा था, और जो है 3 टाइप बता दिए गए थे वहाँ पे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी और एटीपी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर अब देखो इस एक तरह का ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जो, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये याद रखिएगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द मूवमेंट ऑफ द सर्टेन molecules across the membrane from the region of their lower concentration towards the region of the higher concentration with the help of protein carriers कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे प्रोटीन कैरियर्स चाहिए होंगे यानी कि जो प्रोटीन्स को लेकर जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो एक ही तरह का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें हम लोअर टू हायर जाते हैं, कंसंट्रेशन जाते हैं, और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन across the membrane, other mechanism also allow certain substances in ट्रांसवर्सिंग द सेल मेम्ब्रेन, और वो आपको बताया गया है। देखिए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, 2 तरह के होंगे, जिसमें पहला दिया गया है फेगोसाइटोसिस एंड दूसरा दिया गया है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस देखो पहले पढ़ ही लेते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या है, टेकिंग द कंटेंट इन, अगर हम कंटेंट को सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब अंदर की तरफ लेना, टेकिंग इन, ठीक है। साइटोसिस मतलब सेल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल के अंदर। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच सेल्स इंजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल जो है बाहर की चीज़ों को अंदर की तरफ लेती है, इंजेस्ट करती है। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह की होगी। अगर सेल ईट कर रही होगी तो आप बोलोगे फेगोसाइटोसिस, यानी कि यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ ले रही होगी इंटरनल, ठीक है। सेल ड्रिंकिंग, इसमें क्या होगा कि फ्लूइड कंटेंट होगा, उसको अगर सेल के अंदर वो जा रही है तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो आई होप कि आपको दोनों टर्म जो है क्लियर हो गई होंगी। फेगोसाइटोसिस क्या बता रहा है, इज द एंडोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, इम्यून सेल्स आर एंगेज्ड इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस, द मेम्ब्रेन फोल्ड्स आउट अराउंड द पार्टिकल्स जनरेटिंग ए कैविटी दस एनगल्फिंग द पार्टिकल। देखिए ये जैसे अमीबा में होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करती है, कैसे, उसको फोल्ड करके, यानी कि अमीबा में आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे अमीबा उसके पास आता जाएगा और फिर ऐसा होगा कि इसके बिल्कुल पास इसको ऐसे एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। इस तरह से वो फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर चला जाता है। तो इस टाइप के जो है ट्रांसपोर्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेल ईटिंग।
दूसरे टाइप का होता है सेल ड्रिंकिंग, ब्रिंग्स फ्लूइड कंटेनिंग सोल्यूट इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन वेसिकल। इसमें वाटर को इनटेक करेगा अगर सेल, तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और ये होगा आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सेकंड टाइप दिया गया है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, सेल से बाहर निकाला जा रहा है, पासिंग द कंटेंट आउट। दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस की रिवर्स है, उल्टी होती है बिल्कुल, ठीक है, अपोजिट होती है। एंड इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द वैक्यूल, और इसमें फ्यूजन होता है वैक्यूल्स का, कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स। इनमें लार्ज कंटेन मटेरियल्स होती हैं, क्वांटिटीज होती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज मटेरियल्स आर डिस्चार्ज आउट ऑफ द सेल, ताकि जो मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल सके। एक्सोसाइटोसिस इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी प्रोटीन की हेल्प से होता है यहाँ पे, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम टिश्यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताया गया है कि कुछ टिश्यूज़ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आर मॉडिफाइड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो बता रहा है ये कि जो कुछ ऐसा भी होता है कि मेम्ब्रेन से जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे विलाई। और अगर वो छोटी, काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो वो माइक्रोविलाई कही जाएंगी। सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोविलस। अगर मान लो इसमें एक है तो इस सिंगल को हम बोलेंगे माइक्रोविलस, ठीक है। दीज प्रोजेक्शंस ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये क्या कर रही हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं। ये क्या कर रही हैं, सरफेस, मान लो अब देखिए ये जो है एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसकी बॉडी पर। तो ये क्या कर रही होगी, सरफेस एरिया को बढ़ा रही है ना। इस तरफ देखो स्मूथ है, ये एरिया कम है, और ये एरिया अगर इसका काउंट किया जाएगा तो ये एरिया बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो माइक्रोविलाई होती हैं इनका काम होता है कि ये उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ठीक है। दिस प्रोजेक्शन ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच सेल्स आर टाइपिकली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह की सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, इंटरनल पार्ट में, लाइनिंग में पाई जाती है। द ऑर्गन दैट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ऐसा ऑर्गन होता है ये इंटेस्टाइन हमारा, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से। इंटरसेल्युलर जंक्शंस मेडिएट सेल्युलर कम्युनिकेशन वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बताया गया है कि इंटरसेल्युलर जंक्शंस जो होते हैं सेल के अंदर, दो सेल्स के अंदर अगर कोई जंक्शन पाया जा रहा है जहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरसेल्युलर जंक्शन जो होता है ये मेडिएट होता है सेल्युलर कम्युनिकेशन का। यानी कि ये सेल और इस सेल के बीच में जो ट्रांसफ़र हो रही होंगी चीज़ें, कम्युनिकेशन हो रहा होगा, वो इंटरसेल्युलर जंक्शन की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर देखो सेल के साथ दूसरी सेल अटैच्ड है, ये जो पार्ट है ना जहाँ पर ये अटैच है, यहाँ इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। आर जंक्शंस बिटवीन प्लांट सेल्स, और ये प्लांट सेल्स के बीच में होगा तो ही हम इसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे। वेयरएज गैप जंक्शन आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल में अगर होगा ये जंक्शन तो हम उसको बोलेंगे गैप जंक्शन। सच जंक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज एंड कंट्रोलिंग द पासेज ऑफ सब्सटेंसेज। तो इस तरह के जो जंक्शंस होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, एक तो इंटीग्रिटी बना के रखते हैं टिश्यूज़ की, और जो है पासेज पर कंट्रोल रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, कम्युनिकेट कर पा रही हैं दो सेल्स किस तरह से, और किस तरह से चीज़ों को शेयर कर पा रही हैं, फूड को या फिर गैसेस को जो इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इनका काम ये होता है, ठीक है। किनका, जंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर प्लांट सेल्स के बीच में जंक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, सिंगुलर में बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। एंड अगर हमारी एनिमल सेल्स के बीच में अगर जंक्शन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम गैप जंक्शन। तो ये इनका फंक्शन होता है, फंक्शन का दोनों का सिमिलर रहेगा। यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट सेल जंक्शंस इन यूनिट 13। तो जो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है उसका जो यूनिट 13 है उसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे किसके बारे में, सेल जंक्शंस के बारे में डिटेल में बताया गया होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फॉर दिस सेशन। आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट then please share it with your friends also, and thank you so much for watching. Thank you friends.